भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर सके। अतः मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। इन सुधारों में भारत को सर्वप्रथम स्वतंत्र डोमिनियन अर्थात स्वशासन की परिस्थिति प्रदान करने की बात कही गई। तत्पश्चात मॉन्टेग्यू ने भारत आकर के तत्कालीन गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड और अन्य नेताओं से विचार विमर्श किया और इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड की इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार अधिनियम 1919 को पारित किया गया। मॉन्टेग्यू एवं चेम्सफोर्ड के इस संयुक्त रिपोर्ट के ही आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली बात, इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया गया है। उत्तरदायी शासन का उल्लेख। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पहला क्या है? उत्तरदायी शासन का उल्लेख है। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और महिलाओं को या स्त्रियों को भी मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। वह स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्रदान किया। तो भारत सरकार अधिनियम का पहली बात क्या? उत्तरदायी शासन का
दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली व स्त्रियों को सर्वप्रथम मताधिकार दिया गया। अब भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। भारतीय परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में सिखों पर भी लागू किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस पे भी, सिखों पर भी लागू किया गया। अब भारत सचिव की सहायता के लिए एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की नियुक्ति प्रथम बार की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत सचिव की सहायता, हाई कमिश्नर, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति प्रथम बार किया गया। इस अधिनियम के जरिए पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के जरिए प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक प्रथम बार जो है केंद्र में जो है द्विसदनात्मक केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय परिषद अब राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन, राज्य परिषद जिसे उच्च सदन, राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं, और विधानसभा इसे क्या कहते हैं, निम्न सदन। एक दो सदन, द्विसदनात्मक व्यवस्था में एक दो सदन बने, राज्य परिषद, उच्च सदन, विधानसभा और निम्न सदन। अब राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60 होती थी। इसमें सदस्यों की संख्या 60 होती थी, 60 सदस्य होते थे, जिसमें 34 सदस्य का निर्वाचन होता था और शेष नामांकित होते थे। 34 सदन का निर्वाचन, शेष नामांकित होती थी। 60 सदस्य उच्च सदन में या राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें 34 सदस्य का निर्वाचन होता था और शेष सदस्य जो है नामांकित होते थे। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। 5 वर्ष कार्यकाल होता था, 5 वर्ष का कार्यकाल। और केंद्रीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन में 145 सदस्य थे। 145 सदस्य जो है विधानसभा में यानी कि निम्न सदन में होते थे, जिसमें 104 निर्वाचित होते हैं। 104 सदस्य, 104 निर्वाचित, 104 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और शेष नामांकित होते थे। शेष सदस्य जो है इसके नामांकित, शेष नामांकित।
इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। कार्यकाल है 3 वर्ष का होता है, ठीक है। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। दोनों सदनों की शक्ति समान थी। दोनों सदनों की, यानी कि राज्य परिषद, विधानसभा यानी उच्च सदन, निम्न सदन, दोनों सदनों की शक्ति समान थी। सिर्फ अंतर क्या था? बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल विधानसभा यानी निम्न सदन को होता था। दोनों सदनों की शक्ति समान थी, शक्ति समान, लेकिन बजट के मामले में, बजट में विधानसभा को ही शक्ति थी। बजट स्वीकृति करने के लिए बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसे था? सिर्फ निम्न सदन को होता था। इस अधिनियम की एक अन्य मुख्य विशेषता क्या है? प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी एक विशेषता है। देखिए, द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। द्वैध शासन को 8 प्रमुख प्रांतों में लागू किया। इन प्रांतों को गवर्नर के प्रांतों के नाम से भी जाना जाता है। द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण देना बताया गया। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने के पीछे यही उद्देश्य था कि भारतीयों को सरकार चलाने के लिए प्रशिक्षण देना था। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच विषयों का बंटवारा इस अधिनियम का एक अन्य विशेषता थी। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार के मध्य जो है विषयों का बंटवारा। केंद्रीय विषय पर केंद्र सरकार विधि बना सकती थी और प्रांतीय विषय पर प्रांतीय सरकार विधि बना सकती थी। प्रांत में द्वैध शासन लागू करने के लिए प्रांतीय विषयों को पुनः 2 वर्गों में हस्तांतरित तथा रक्षित विषयों में बांट दिया गया। महत्वपूर्ण विषयों यथा जेल, पुलिस, न्याय, वित्त, सिंचाई आदि विषयों को रक्षित विषयों की श्रेणी में रखा गया, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषयों को यथा शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वायत्त शासन आदि को हस्तांतरित विषयों की श्रेणी में रखा गया। रक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका की सहायता से करता था, जो प्रांत की विधान परिषद के प्रति नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। रक्षित विषय का प्रशासन कौन करता था? गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका की सहायता से करता था, जो प्रांत की विधान परिषद के प्रति नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जो है
अपने भारतीय मंत्रियों के सलाह पर करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के उत्तरदायी होता था। गवर्नर कार्यपालिका तथा मंत्रियों दोनों के निर्णयों को रद्द कर सकता था। गवर्नर को पावर था कार्यपालिका तथा मंत्रियों दोनों के निर्णयों को रद्द कर सकता था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा हस्तांतरित विषयों के माध्यम से सर्वप्रथम सीमित क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार की नींव डाली गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में सर्वप्रथम एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया तथा भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। 1919 के इसी अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट व राज्य बजट में पृथक किया गया। सांप्रदायिकता को और बढ़ाने के लिए इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया, जिनमें सिखों, ईसाइयों जिनमें सिखों, ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियनों के लिए ही लागू कर दिया गया। गोखले की वसीयत का प्रभाव 1919 के अधीन पर पड़ा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनिस कॉर्टिस था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनिस कॉर्टिस था। इसी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डार्की में द्वैत शासन का वर्णन किया था। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को जो सर्वाधिक विशेषाधिकार दिया गया था, उसके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है पर शासन नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है, राज नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है न ही शासन, परंतु भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी करता है।